नेपाल में वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री इतने डर गए कि इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर में बैठे और उड़ गए। तो देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस देखना था, मगर मैंने टच किया यानी भाग गए। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी जनता ने, वहां के युवाओं ने सड़क पर उतर के संसद पे चढ़ के पूरी सत्ता को बेदखल कर दिया, संसद को आग के हवाले कर दिया। इससे लेकर आपने सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक पर बहुत कुछ देखा सुना होगा। वैसे तो आपको पता है गोदी मीडिया सब कुछ अपने हिसाब से यानी बीजेपी के हिसाब से दिखाता है, मोदी सत्ता के हिसाब से दिखाता है। जो उनके लिए नुकसानदायक होगा वो नहीं दिखाया जाएगा, जो फायदेमंद होगा वही चलेगा गोदी मीडिया पर। तो नेपाल को लेकर भी गोदी मीडिया ने अपनी यानी बीजेपी की सुविधा को चुन लिया है। मुद्दा कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। याद करिए साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट की कहानी सामने आई। यहीं पर खबर यह भी थी कि भारत के विश्वगुरु संभवतः विंड एनर्जी का सबसे बड़का वाला ठेका दिलवाने का दबाव श्रीलंका की सरकार पर बना रहे थे। आई एम सॉरी बाबू। आगे पीछे बहुत सारी कहानियां हमने पहले भी चर्चा किया था, मगर आर्थिक संकट भयंकर रूप से पैदा हुआ, लोग सड़क पर उतरे और तख्ता पलट हो गया, यानी नेता पलट हो गया। इसी तरह पाकिस्तान को याद करिए, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूसी राष्ट्रपति से भेंट मुलाकात करके निकले और तख्ता पलट हो गया, जेल चले गए। अब कोई रूस या चीन से संबंध बनाए तो तकलीफ किसे होती है, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। अगला नंबर आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में बिजली का ठेका सेठ को मिला, अडानी सेठ को मिला। आरोप लगा कि भारत की जनता का भी अहित है, बांग्लादेश की जनता का भी। हमारा नुकसान यह था कि प्रदूषण हम झेलेंगे, यानी कचरा हम झेलेंगे, बिजली जाएगी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की जनता का नुकसान यह था कि कहा गया कि बहुत महंगी बिजली सरकार खरीद रही है। इसके बाद बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन होता है, राजनीतिक असंतोष पैदा होता है, सरकार पलट जाती है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भागना पड़ता है और भाग के विश्वगुरु की झोली में आके टपक जाती है। और भारत में बिठाई गई हैं, उन पर भी लोकतंत्र को तबाह करने के बहुत सारे आरोप लगे, चोरी चकारी करके चुनाव जीतने के आरोप लगे। जनता नाराज हुई, नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटा गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। श्रीलंका और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो पश्चिमी ताकतों के दो हित सधते हुए नजर आए। पहला तो ये कि दोनों ही देश चीन से नजदीकी बनाते हुए दिख रहे थे, तो जो नजदीकी बनाने जा रहा था उसको पलट दिया गया। और दूसरा कि भारत से जो सेठ दुनिया के अलग अलग कोने में पोर्ट पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में थे, उन सेठ को भी झटका लग गया। यानी एक तीर दो निशाने, और दो ही नहीं 3-4 निशाने। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चीन का पलड़ा भी तो हल्का हुआ। मैं यहाँ बहुत ज्यादा आंकड़ों में और गहराई से चीजों को नहीं ले जा रहा हूँ, खाली ऊपर ऊपर की कहानी बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम कम शब्दों में कहानी समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है। अफगानिस्तान में भी पिछले सालों में मानवाधिकार को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, बवाल मचा। भूटान में भी खनन के विरोध में आवाज उठी, मानवाधिकार के मुद्दे उठे। मालदीव में भी जनता का विरोध और सत्ता के खिलाफ नाराजगी की घटनाएं सामने आई। यानी साल 2022 में श्रीलंका की जनता सड़क पर उतरी, राष्ट्रपति भवन में घुस गई, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद IMF से पैसा आने लगा। IMF में किसकी चलती है आप तो जानते हैं, ये पैसा पहले नहीं आ सकता था। और अब नेपाल की कहानी सबसे बदतर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री को सड़कों पर पीटा गया है दौड़ा दौड़ा के, मंत्रियों को मारपीट करके घायल कर दिया गया है। संसद, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन पर भी हमले की खबर है। संसद में तो आग लगाने की वीडियो सामने आ रही है। भारत का गोदी मीडिया बता रहा है कि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम हैंडल्स पर बैन लगा दिया। इससे युवा नाराज हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये एक पिन पॉइंट हो सकता है, मगर यही सब कुछ नजर नहीं आता। लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि नेपाल का प्रधानमंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। प्रधानमंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, सत्ता घमंड में चूर रहती है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती और पूरी सरकार केवल व्यापारियों के लिए काम कर रही है, यानी सेठों के लिए काम कर रही है। और जब गोदी मीडिया किसी मामले पर रिपोर्टिंग करता है तो मैंने कहा है कि सावधानी से सुनिया करिए, क्योंकि वो गोदी मीडिया का नहीं बल्कि भाजपा का स्टैंड होता है, मोदी सत्ता का स्टैंड होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लोग सरकार के खिलाफ नाराजगी के कारणों में भ्रष्टाचार को छिपाकर सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को दिखा रहे हैं। शायद वजह ये होगी कि कहीं भारत की जनता भी भ्रष्टाचार को झांकने न लग जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुजूर का इकोसिस्टम डरा हुआ है। बहरहाल भारत एक जिम्मेदार देश है। हमारे पुरखों ने हमें जो लोकतंत्र दिया है, जो संस्थाएं बनाकर दी हैं, वो जिम्मेदार है। उसमें बैठे लोग भले ही कुछ गड़बड़ निकल जाए, मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई परिस्थिति उम्मीद है कि पैदा नहीं होगी। सोचिए, भारत के पड़ोस में चीन या अमेरिका आकर यदि दादागिरी दिखा रहे हैं तो भारत की हैसियत क्या नजर आती है। नेपाल से खबरें आ रही है कि कई मंत्रियों के घर जला दिए गए, दफ्तरों में आग लगा दी गई, आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन में घुसे और नारा लगाने लगे कि ओली चोर गद्दी छोड़। लगभग सभी बड़े राजनीतिक पद खाली हो चुके हैं। इन परिस्थितियों को देखकर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा कि हमारे यहां सबसे पहला निशाना गोदी मीडिया बनेगा। छात्र युवाओं की समस्याओं पर आज तक एक भी प्रोग्राम बनाया क्या? महंगाई, शिक्षा का निजीकरण, नौकरियां बंद, पकौड़े तलने की सलाह, कभी इस पर बात की? अभी भी समय है। नेहरू पर आरोप लगाना छोड़ दो, राहुल की छुट्टी हिंदू मुस्लिम करने के बदले स्टूडेंट्स, युवाओं की समस्याओं पर बात करो। मगर मैंने टच किया
वैसे यहीं पर आपको याद दिला दें, आज ही बिहार में नौकरी को लेकर युवा सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के लाठियों से बुरी तरह से पीटा है। इसे लेकर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं कि यह तस्वीर पटना की है। ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक की नौकरी मांग रहे थे, बिहार पुलिस लाठी दे रही है। भूलो मत, ये भी जेन जेड ही है। यानी जिस उम्र के युवाओं ने नेपाल में यह तांडव मचाया है, सरकार को पलट दिया है, उसी उम्र के बिहार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि संसद में आग लगाने का मतलब है कि लोकतंत्र से मोह खत्म हो चुका है। बंदूकें केवल हाथ बदलती हैं, अपना कैरेक्टर नहीं। नेपाल को समझना होगा कि हिंसक विद्रोह लोकतांत्रिक उद्देश्य के खिलाफ साबित होता है। उसे शांति की राह पर लौट आना चाहिए। आक्रोश और हिंसा के फर्क को हासिल करना होगा, वरना कोई तीसरा फायदा उठाएगा। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति को दबाने का यह खेल ज्यादा चलने वाला नहीं। सोशल मीडिया, अखबार या चैनल नहीं है कि संपादक और मालिक के जरिए गला घोंट दिया जाए। बांग्लादेश से तुलना की जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन के कारणों को नेपाल में ही देखना होगा। भ्रष्टाचार और दमन का तरीका जनता सहन नहीं करेगी, चुप रह जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि जनता भी शामिल हो गई है। राजीव ध्यानी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। इनका कहना है कि बिल्कुल एक पैटर्न चल रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर भी कोलंबो और ढाका का प्रयोग दोहराया जा रहा है। राजधानी में हजारों छात्र युवा जमा होते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश में गोलियां चलती हैं, आंदोलन उग्र हो जाता है, संसद का घेराव होता है, सर्वोच्च नेताओं के घर में आग लगाई जाती है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर सेना के हेलीकॉप्टर में किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। पता नहीं यह संयोग है या प्रयोग। अगर प्रयोग है तो किसका है? जो भी हो, चिंता की बात यह है कि हमारे पड़ोस में हो रहा है, इसलिए और भी चिंता की बात है।